Hello student, so here I am going to start our next chapter of physics, that is force and laws of motion. सेकेंड चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्स. व्हाट इज अ फोर्स? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ फोर्स. क्या होता है फोर्स? जब हम लोग किसी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं, मूव करते हैं, तो मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उस बॉडी को पुश करेंगे या फिर उस बॉडी को पुल करेंगे. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है. ए पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स. जैसे इस डायग्राम में भी बता रखा है, फिगर में भी बता रखा है. फर्स्ट एक पर्सन बॉडी को पुश कर रहा है, ठीक है, सेकेंड पर्सन बॉडी को पुल कर रहा है. तो ये दोनों क्या है? फोर्स. सो किसी भी बॉडी को अगर हम लोग पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो सिंपली अ फोर्स इज अ पुश और अ pull on a body, that is called a force. Next one, force are used in our everyday action. हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे मतलब जितनी मैक्सिमम एक्टिविटी है उन सब में हम लोग फोर्स का यूज करते हैं. किसी बॉडी को पुश करना है, किसी बॉडी को पुल करना है, किसी बॉडी को स्ट्रेच करना है, किसी बॉडी को कंप्रेस करना है, या फिर उसको ट्विस्ट करना है, या फिर एक जगह से लेके दूसरी जगह पे उसको लेके जाना है. तो इन सब एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं. किसी बॉडी को कट करना है, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं. बकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, उसमें भी हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो फोर्स इज अ पुश और अ पुल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्योंकि फोर्स को हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि किसी जगह पे फोर्स लग रहा है. फोर्स को हम लोग कैसे बता सकते हैं? फोर्स हम लोग उसके इफेक्ट्स के की वजह से बता सकते हैं. जैसे अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस बॉडी में क्या चेंज आया, हम लोग उससे बता सकते हैं कि उस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है. देख के नहीं हम लोग बता सकते कि किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है. जैसे अब यहाँ पे वेरियस इफेक्ट्स दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. अब कोई प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, फुटबॉल रेस्ट में है. फुटबॉल प्लेयर क्या करेगा? अपने फुट से उस बॉल को हिट करेगा, जिसकी वजह से वो बॉल क्या आ जाती है? वो बॉल आ जाएगी मोशन में. तो ये बॉल मोशन में क्यों आई? क्योंकि इसको किक किया. किसने? प्लेयर ने. जब उस प्लेयर ने उस बॉल को किक किया मतलब उसने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है. तो उस फोर्स की वजह से ही ये बॉल क्या कर रही है? यहाँ पे मूव कर रही है. सो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी मोशन में आ जाती है. सेकेंड इज अ फोर्स कैन स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी. फोर्स, अब इसमें भी आप लोग क्रिकेट देखते हो सारे. बॉलर बॉल करता है, बैट्समैन बॉल को हिट करेगा, ठीक है, और जो फील्डर होता है उस बॉल को पकड़ता है, और जब वो उस बॉल को रोकता है तो वो उस बॉल को कैसे रोकता है? दैट इज विद द फोर्स. वो उस पर क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो बॉल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अगर हम लोग सिंपली एक बॉल को रोल करें ऑन द फ्लोर, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है? वो बॉल अपने आप क्या आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी. वो बॉल अपने आप रेस्ट में क्यों आ जाती है? क्योंकि जो सरफेस है उस पर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो अल्टीमेटली वहां पे भी एक फोर्स ही लगा जिसने उस बॉडी को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया. तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? ए फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी. सो क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से. नेक्स्ट वन है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स कैन चेंज द स्पीड. स्पीड को चेंज कर सकता है. स्पीड को चेंज कैसे करेगा? अब इसमें भी एक सिंपल सा एग्जांपल है. बॉल आ रही है, ठीक है, प्लेयर है, प्लेयर बॉल को हिट कर रहा है. अब सेकंड प्लेयर के पास बॉल पहुंची वो, तो सेकंड प्लेयर ने क्या किया? उसको और ज्यादा फोर्स से हिट किया. तो पहले तो वो धीरे धीरे आ रही थी बॉल, और सेकंड प्लेयर ने उसको क्या किया? हिट किया, जिससे उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो वो वहां पे क्या हुआ? अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है. अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिक्रीज होगी, सेम डायरेक्शन में होगा तो इंक्रीज होगी. जैसे अगर हमारे पास एक बॉल है,
ठीक है, इस डायरेक्शन में बॉल का मोशन है। अगर इसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको पुश कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में, तब इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इन सिंपली वी कैन से दैट, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। तो यहाँ पे देख लो, बैडमिंटन प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है एक, ठीक है, टेनिस बॉल उसकी तरफ आ रही है और उस बॉल को वो हिट कर रहा है, जिसकी वजह से उस बॉल की क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। पहले बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जैसे इस पर्सन ने यहाँ पे इसको हिट किया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। इसकी डायरेक्शन चेंज क्यों होगी, क्योंकि इस पर्सन ने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, इस प्लेयर ने इस पे क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो फोर्स की वजह से हम लोग किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। इसमें भी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ अ स्प्रिंग। जैसे हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, दोनों साइड फोर्स लगा कर इसको पुल करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज। ऐसे एक बैलून है, अगर बैलून को हम लोग अपने हैंड इन बिटवीन अवर हैंड्स उसको प्लेस करते हैं और उसको उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह रबड़ है, रबड़ की शेप भी क्या हो जाएगी, चेंज। बट वो शेप चेंज क्यों हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट वी अप्लाई ऑन दैट बॉडी। सो दीज आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये इफेक्ट्स याद कर लेना विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। नेक्स्ट है हमारे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगेन विद द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन देखो पहले बैलेंस्ड फोर्स की, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body is zero, then the force is called balanced force. बैलेंस्ड फोर्स कब होंगे, अगर हमारी बॉडी पे जो बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सब की जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगी, देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। अब इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल है, हम लोग एक बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, विच इज प्लेस्ड ओवर दी सरफेस। सरफेस के ऊपर इसको प्लेस किया हुआ है एंड वी अप्लाई अ फोर्स दैट इज एफ, और एक अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब वेट, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो हमेशा का एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और एज अ रिजल्ट देयर इज अ रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। अगर तो ये फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, तब ये हमारे कौन से फोर्सेस होंगे, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अगर रिजल्टेंट जीरो होगा, रिजल्टेंट जीरो मतलब सभी का एडिशन क्या होगा, जीरो, सब फोर्सेस को ऐड करेंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो जो फोर्स है वो कौन सा होगा, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है। So if a number of balanced forces acting on a stationary body, the body continues to remain in its stationary position. If number of balanced forces act on the body in uniform motion, then the body continue to be in the state of uniform motion. अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझो, ध्यान से, मतलब दो अलग अलग पॉइंट है। एक पॉइंट दे रखा, एक केस में बॉडी क्या है, रेस्ट में। अगर हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन पे है और उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। अगर इस पे बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस भी है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉडी हमारी रेस्ट में ही रहेगी। बट अगर कोई बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, ठीक है, और इस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे, बट बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तब ये बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव करेगी विद द यूनिफॉर्म मोशन। इसका मोशन यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा कि अगर रेस्ट में है वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो ट्रेवल कर रही है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म ही रहेगा अगर उस बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, अब
If the resultant of all the forces acting on the body is not zero, the forces are called unbalanced forces. इसमें सिंपल सी एग्जांपल है कि एक कार है, कार मूव कर रही है, ठीक है, कार मूव कर रही है विद वेरिएबल वेलोसिटी. अगर वो मूव करी इसका मतलब उस पर जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस फोर्सेज नहीं होंगे, उनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा. सो दिस इज द अनबैलेंस फोर्स. यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है और इसकी एग्जांपल्स करनी है, ठीक है. So to move a stationary object, we have to push it with the force greater than the opposing force of friction. अगर हमें कोई बॉडी को मूव करना है तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी पे, ठीक है. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे दे रखी है लास्ट पैराग्राफ में. मैं समझा देती हूँ कि अगर सपोज करो हम लोगों ने अपने हैंड में एक सूटकेस पकड़ा हुआ है या कोई और बॉडी पकड़ी हुई है, बॉल पकड़ी है, सडनली हमारे हैंड में से बॉल छूट रही है, ठीक है. जब तक वो बॉल हमारे हाथ में है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, तब तक उस पे इक्वल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस फोर्सेज. जैसे वो हमारे हाथ में से छूट जाएगी, वो बॉल मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द अर्थ, उस टाइम उस पे जो फोर्स एक्ट करते हैं वो कौन से फोर्स एक्ट करते हैं उस पे? अनबैलेंस्ड फोर्सेज, ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज. बैलेंस्ड फोर्सेस मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं किसी बॉडी में, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्सेस मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, ठीक है. तो इसके अलावा भी और एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक बार इसको रीड कर लेना. अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज पूछ लेना.